हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2, जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक अपना करेंगे हेनरी फ्योल 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि चैप्टर के पहले टॉपिक मैंने इसमें नहीं लिए हैं, सबसे पहले मैंने प्रिंसिपल्स ही लिए हैं, क्योंकि इसकी हेल्प से आप पूरे चैप्टर को कवर कर पाएंगे, इजीली समझ पाएंगे। सबसे पहले हम 14 प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, देन हम और कुछ इसमें पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये प्रिंसिपल आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये आपके प्रैक्टिकल में भी आपकी हेल्प करेंगे। सो वीडियो को स्किप मत करना, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ओके, हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रिंसिपल्स। सबसे पहला प्रिंसिपल आपका होता है डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क से आपको समझ में आ रहा होगा कि वर्क को डिवाइड करने की बात कही जा रही है। सो डिवीज़न ऑफ वर्क में क्या कहते हैं, हमारा डिवीज़न ऑफ वर्क ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और यूनिट। सिंपल ही ये कहना चाहता है कि जो भी हमारा वर्क होता है उसे हम स्मॉल टास्क और यूनिट में डिवाइड कर देते हैं, और जो भी वर्क है हर एक पर्सन को उसका वर्क प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे कि अगर आपका वर्क है कि आपको अकाउंट का सब कुछ कैलकुलेशन का काम करना है, तो आपको आपका वर्क दे दिया। किसी का वर्क है सेलिंग का, उसको सेलिंग का वर्क करना है, सेल करनी है तो उसको सेल का वर्क दे दिया। तो सबको सबका वर्क डिवाइड कर देना ही हमारा होता है डिवीज़न ऑफ वर्क। सिंपल ये आप नॉर्मली समझ सकते हैं अगर आप अपनी स्कूल लाइफ से लेके चलें। जैसे आपकी क्लास में आपकी टीचर आपको मॉनिटर बनाती है, स्पोर्ट्स कैप्टन बनाती है, तो सबका वर्क अलग अलग दे देती हैं। किसी को स्पोर्ट कैप्टन बना दिया, किसी को योगा का कैप्टन, योगा में जो भी हेड होता है उसको बना दिया, मॉनिटर बना दिया, सब मॉनिटर बना दिया अगर वो नहीं है तो। इस तरीके से सबको अपना वर्क दिया, बट वो स्कूल लेवल है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है। नॉर्मली एक ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग आप सोचेंगे तो सबका वर्क क्या है, टीचर का पढ़ाने का वर्क है, प्रिंसिपल का स्कूल को मैनेज करने का वर्क है, डायरेक्टर का कंट्रोल करने का वर्क है, रूल्स रेगुलेशन जो भी बनाने हैं अपने स्कूल के लिए वो सब उसका वर्क है। तो ये क्या हो रहा है, सबको सबका वर्क असाइन कर देना स्मॉल टास्क और यूनिट में। तो मेरे ख्याल से आपको डिवीज़न ऑफ वर्क क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका होता है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ऑथोरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीज़न। ऑथोरिटी का मतलब होता है कि जब हमारे पास पावर होती है डिसीज़न लेने की तो उसको हम कहते हैं ऑथोरिटी। और जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइन ऑन टाइम। क्या होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब, जब हम अपने काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है। मतलब जब आप फर्स्ट है आपको ऑथोरिटी मिली डिसीज़न लेने की, देन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल गई कि आपको ये काम इतने टाइम पे करना है, तो वो क्या हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी क्या होती है, जैसे कि आपके कॉलेज में डायरेक्टर होते हैं, उनको पास ऑथोरिटी होती है कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने हैं, कब कराने हैं, ये सब डिसाइड करते हैं। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने टीचर्स को प्रोवाइड कराते हैं, सारी जिम्मेदारी टीचर्स को देते हैं, वो टीचर्स क्या करती हैं, पेपर बनाती हैं, सब कुछ करती हैं। अगर वो टीचर को रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी नहीं देंगे तो कभी भी काम टाइम पे नहीं हो पाएगा। हमेशा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैच करनी चाहिए। जैसे नॉर्मली आप देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें डिसीज़न लिया गया कि हमें 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है। अब अथॉरिटी तो ले ली, अथॉरिटी से तो डिसीज़न लिया गया, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, वो वर्कर के ऊपर है, क्योंकि वर्कर को प्रोड्यूस करना है। तो जब तक हम वर्कर को ये अथॉरिटी नहीं देंगे कि वो मटेरियल को परचेज़ करें और प्रोडक्ट को बनाएं, तब तक वो काम नहीं होगा। वो तो दोनों चीज़ उनको मैच करनी ज़रूरी होती हैं। अथॉरिटी भी वर्कर को दी जाती है कि वो मटेरियल को, रॉ मटेरियल को परचेज़ करें और प्रोडक्ट को बनाएं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम पे कंप्लीट करके उस प्रोडक्ट को लॉन्च करें। जहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन से आप क्या समझ रहे हैं कि जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे सभी रूल्स और रेगुलेशन जो आपके होते हैं और सिस्टमेटिक वे में वर्क होना,
वही हमारा डिसिप्लिन कहलाता है एक तरह से। जब भी कोई काम हम रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग करते हैं और एक सिस्टमेटिक वे में करते हैं, उसे ही हम डिसिप्लिन कहते हैं। जैसे कि आप स्केलर चेन होती है एक, उसी के अकॉर्डिंग वर्क किया जाता है। अगर वर्क बच्चों का है, बच्चे करेंगे, बच्चे टीचर को देंगे, टीचर वो आपके हेड जो भी होंगे उनको देगी, और वो प्रिंसिपल को देंगे, प्रिंसिपल डायरेक्टर को देगा। तो एक चैन में हम डिसिप्लिन में वर्क कर रहे हैं। ये नहीं है कि डायरेक्ट बच्चे डायरेक्टर के पास देने चले जाएंगे, नहीं। सिंपल यहाँ पे क्या है, सिर्फ हमें रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना होता है, तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में वर्क करना होता है, उसे ही हम प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन कहते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्या होता है। एक बार फिर से मैं दोबारा से बोल देती हूँ। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन होता है कि आप एक सिस्टमेटिक वे में वर्क कर रहे हैं, एक चैन में वर्क कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके वर्क कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं जैसे आप अपने घर में रहते हैं, घर में आपके घर में कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे। जैसे क्या होता है, किसी किसी के पेरेंट्स को ये कहते हैं कि 7 o'clock से पहले आप घर आ जाने चाहिए, इसके बाद अगर आए तो डांट लगेगी। तो आप क्या करते हैं, जब भी अपने फ्रेंड सर्कल में कहीं जाते हैं तो आप 7 o'clock से पहले घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वरना पापा की डांट लगेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आप क्या करते हैं, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं जो आपके घर में बने हैं। ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स रेगुलेशन है कि अगर जो भी रूल्स है, कुछ भी रूल्स हो सकते हैं। मान लीजिए कि उनका टाइमिंग है कि आपको 9 बजे तक पहुँचना है, तो सभी एम्प्लॉय 9 बजे तक पहुँच जाएंगे। कुछ भी वर्क किस तरह से करना है, किसको पहले देना है, किसको बाद में देना है, किस तरह से चैन चलेगी, वो सब कुछ रूल्स जो ऑर्गेनाइजेशन पहले से डिसाइड करती है, उसके अकॉर्डिंग आप वर्क कर रहे हैं, वही आपका एक डिसिप्लिन मैनर में होता है। नेक्स्ट आपका है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि इस प्रिंसिपल में क्या कहा हुआ है। इस प्रिंसिपल में कहा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली। इस प्रिंसिपल में आप क्या करेंगे, सिर्फ एक ही बॉस का ऑर्डर रिसीव करेंगे, क्योंकि अगर आप एक बॉस का ऑर्डर रिसीव ना करके बहुत सारे बॉसेस का रिसीव कर रहे हैं ऑर्डर, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और जब आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपको एक एम्प्लॉय ने कहा कि आपको 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, एक दूसरे आपके मतलब आपके पहले बॉस ने आपको 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कहा, दूसरे ने भी आपको 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कह दिया। अब आप सोचेंगे कि आप किसका ऑर्डर पहले एग्जीक्यूट करें, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए ये यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि आपको एक ही बॉस का ऑर्डर रिसीव करना चाहिए। जब आप एक का रिसीव करेंगे तो आप उस पर मेहनत करेंगे, और उस पर मेहनत करके उसे टाइम पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज होने में आप अपना मैक्सिमम नहीं दे पाएंगे और आप डिले कर जाएंगे। यूनिटी ऑफ कमांड में इतना ही है, बस आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट आपका है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल 1 यूनिट मीन्स 1 प्लान। इसमें क्या होता है कि एक यूनिट होती है और एक ही प्लान होता है हमारा। दैट इज़ द एफर्ट ऑफ ऑल द मेंबर एंड एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड वन डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात कही है इसमें ये, कि जितने भी मेंबर हैं ऑर्गेनाइजेशन के, सभी का जो एक गोल है वो एक डायरेक्शन में जाता है। ये नहीं है कि सबका अलग अलग है, नहीं, सबका गोल क्या होता है, सिंपल, अगर कंपनी ने कुछ डिसाइड करा है तो सारा गोल सबका ये होना चाहिए कि हमें वो अचीव करना है। ये नहीं है कि नहीं हमें अपना पर्सनल गोल अचीव करना है, सिंपल एक डायरेक्शन में जाएगा। अब कंपनी ने कहा है हमें 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो हमारा माइंड सिर्फ यही कहेगा हमें ये 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, हम सारी ताकत लगा देंगे इसको अचीव करने के लिए। एक यूनिट और एक प्लान होगा, ये नहीं है डिफरेंट डिफरेंट कि कभी कंपनी क्या कह रही है, कभी क्या कह रही है, उसी टाइम पे हम 10 काम नहीं करेंगे, एक काम करेंगे, एक गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे। जब वो अचीव हो जाएगा तो दूसरा गोल बनाएंगे, उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे, पर करते रहेंगे। और जितने भी मेंबर हैं सबका जो है ध्यान उसी डायरेक्शन में होगा, ये नहीं है सबका अलग अलग होगा। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी आपको यही समझाता है। नेक्स्ट हमारा है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, कि जो हमारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो जनरल इंटरेस्ट के बारे में क्या बात करें। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी सुपरसेड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल और एम्प्लॉय।
सही बात है। इसमें कहा है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट होता है एम्प्लॉयज़ का उसको भी हम एक तरह से फुलफ़िल करते हैं। कैसे करते हैं? क्या करती है कंपनी, जैसे एग्जांपल है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी कहती है एम्प्लॉय से कि आप 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करिए और इसके अबाव जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका जितना भी प्रॉफिट होगा वो आपको ही मिलेगा। तो इससे क्या कर रही है कंपनी, इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ का पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी फुलफ़िल कर रही है। कैसे? अब एम्प्लॉयज़ में करने की इच्छा बढ़ जाएगी। वो क्या सोचेंगे, अगर हम 1000 ना करके हम 1100 करें या 200 करें, जितना भी ज़्यादा हम प्रोड्यूस करेंगे उसका प्रॉफिट हमको मिलेगा, कंपनी को नहीं मिलेगा। कंपनी को तो 1000 चाहिए, अब उसके ऊपर जितना तुम करोगे तुम्हें मिलेगा। तो वहाँ पे इंडिविजुअल का पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो रहा है, तो पर्सनली अचीव हो रहा है तो वो ज़्यादा मेहनत करेगा, वो अपना मैक्सिमम दे पाएगा उस वर्क के लिए। बट अगर कंपनी कह दे कि आप कितना भी प्रोड्यूस करें आपको आपकी सैलरी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, तो वो उतना नहीं दे पाएंगे, वो नॉर्मल वर्क करेंगे, अपनी उतनी इफ़िशियंसी से वो वर्क नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए हम यही ख़त्म करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और